हेलो बच्चों। तो जैसा कि हम लोग पार्ट वन एंड पार्ट टू, हम लोगों का जो पार्ट वन एंड पार्ट टू है फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स टॉपिक का, वो हम लोग कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक उसको कवर नहीं किया है, तो मैं आप लोगों से सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले पार्ट वन एंड पार्ट टू जाकर कंप्लीट कर लीजिए, जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स से पूरा फ्यूल के बारे में पढ़ा है। ये जो पार्ट थ्री है, ये आपका लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट पार्ट रहेगा। इसमें हम लोगों ने स्पेसिफिकली ल्यूब्रिकेंट्स के बारे में पढ़ा है। इसमें हम लोगों ने बेसिकली ल्यूब्रिकेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ल्यूब्रिकेंट्स के बारे में हम लोग ये क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज एज सच, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये कैसे काम करता है, इसके फंक्शन क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या है। ल्यूब्रिकेंट्स का मतलब होता है स्नेहक। ल्यूब्रिकेंट्स का मतलब होता है स्नेहक। ये क्या है, कैसे काम करता है, इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, मैकेनिज्म क्या है, कितने टाइप्स का है ये, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके भी कुछ कुछ सब पार्ट्स हैं। ये हम आज के पार्ट थ्री में हम लोग उसे पढ़ेंगे, और इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो बिना किसी देरी के साथ हम इसको शुरू करते हैं आगे। सो पहला पॉइंट है कि ल्यूब्रिकेंट्स क्या होते हैं। तो आप लोगों के लिए एक जनरल कंडीशन है। आप लोग अभी स्लाइड देख रहे हैं, इमेजिन करिए आप कि इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। Okay? तो स्नेहक के बारे में हम लोग एक जनरल परसेप्शन देख लेते हैं। आप लोग डेली लाइफ में अपना शुरू सुबह से आप देखिए कि आपने स्नेहक का यूज कहाँ कहाँ किया। ऑयल्स का, जैसे हम लोग अपनी स्किन में, जब हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना रहता है, तो हम लोग उसमें क्रीम वगैरह का यूज करते हैं। तो ये भी एक तरह का लिब्रिकेंट है। आप अपनी मशीनों में, मशीन्स में ऑयल का यूज करते हैं। जैसे किसी के घर में अगर सिलाई मशीन होगी, तो उसमें नोटिस किया होगा कि हम लोग उसमें ऑयल की एक शीशी आती है, उससे हम लोग ड्रॉप ड्रॉप करके हम अपनी मशीन में ऑयल पुट करते हैं। कुछ बच्चों ने गाड़ियों में मोबिल ऑयल का, कुछ बच्चों ने बाइक्स वगैरह में, कार्स वगैरह में मोबिल ऑयल का देखा होगा। मोबिल ऑयल इसको ऐसे कुछ बोलते हैं, मोबिल ऑयल। तो ये क्या करता है, ये भी आपका एक ल्यूब्रिकेंट है। और या फिर आप लोगों ने साइकिल भी जो चलाते हैं बच्चे, उन्होंने जब साइकिल की सर्विसिंग कराई होगी, तब वो ग्रीस देखते होंगे कि जो आपकी साइकिल रिपेयर करने वाले भैया हैं, वो आपके चैन में ग्रीस लगाते हैं, जिससे क्या होता है, आपकी साइकिल अच्छी चलने लग जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम ऑयल वगैरह, लुब्रिकेंट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, स्नेहक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी को हम लोगों को आज पढ़ना है अच्छे से। तो ल्यूब्रिकेंट क्या होता है, ल्यूब्रिकेंट स्नेहक होता है, इसको हिंदी में स्नेहक बोलते हैं। ल्यूब्रिकेंट इज ए सब्सटेंस दैट हेल्प्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन सरफेसेस इन ए म्यूचुअल कॉन्टैक्ट। मतलब कि कोई दो सरफेस हैं आपके, कोई दो सरफेस हैं आपके, जैसे आपके इधर सरफेस है, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये है। अब जब ये आपस में कांटेक्ट करेंगे, तो क्या होगा। अब आपके देखिए आपस में दो मेटेलिक कांटेक्ट हैं, मतलब मेटेलिक कांटेक्ट मतलब धातु के सरफेस हैं, जब आपस में टकराएंगे, तो अगर मान लीजिए लेट सपोज ये आपने लुब्रिकेंट ऑयल जैसे डाल रहे हैं, नहीं डाला होता, तो क्या करता, ये बीच में चिंगारी पैदा करेंगे, रगड़ खाएंगे। रगड़ खाएंगे तो क्या होगा, जंग लगेगी, चिंगारी पैदा होगी। चिंगारी से क्या होगा, हीट पैदा होगी। हीट पैदा होने से क्या होगा कि ये जो आपका सरफेस है खुरदरा हो जाएगा। खुरदरा हो जाएगा तो डैमेज हो जाएगा। ये अल्टीमेटली क्या करेगा, आपकी मेटल्स को कमजोर कर देगा। जो आपकी जो धातु की सरफेस है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे अपने गेट में, आपको गेट को आपको लॉक करना है, जैसे वो होता है ना हम लोगों का एक, जिसको हम लोग हिंदी में कुंडी बोलते हैं, उसको लगाते हैं हम लोग, गेट को लगाते हैं, सटकनी या कुंडी ऐसे कुछ बोलते हैं हम लोग से हिंदी में। तो जो लॉक होता है बेसिकली, उसमें अगर कभी कभी जंग लग जाती है, तो वो बहुत आसानी से बंद नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग अपने घर में रखा हुआ कोई भी ऑयल, नारियल का तेल या फिर ग्रीस वगैरह जो भी हमारे पास होता है घर में अवेलेबल, हम उसको उसमें डाल देते हैं, और बहुत स्मूथली वो पिस्टन काम करने लग जाता है। ऐसे होता है ना आपके दरवाजे में, जो हम लोग ऐसे दरवाजे जब बंद करते हैं, तो ये बहुत स्मूथली फिर ये काम करने लग जाता है। तो इसी तरह से है ये कि, इसी तरह से ये है कि ये जो आपके लुब्रिकेंट होते हैं, जो फ्रिक्शन को कम करते हैं,
दो सरफेसों के बीच में जो आपस में कांटेक्ट में है। तो स्नेहक वो पदार्थ हैं जो घर्षण को कम करते हैं, फ्रिक्शन को घर्षण बोलते हैं, घर्षण को कम करते हैं किन्हीं दो धातुओं के सरफेस के बीच में। जैसे यहाँ पे देखिए एक सरफेस है, एक सरफेस ये है, और यहाँ पे इन्होंने ऐसे मोबिल ऑयल डाला, तो इससे क्या हुआ, ये जाएगा बीचों बीच, तो अब ये फ्रिक्शन कम से कम होगा, ये जो दो मशीनें आपस में बढ़िया तरीके से काम करती रहेंगी। अगला पॉइंट आता है कि आपके फंक्शंस ऑफ ल्यूब्रिकेंट हैं क्या, मतलब कि आपका जो ल्यूब्रिकेंट है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या स्नेहक के कार्य हैं, इसको हिंदी में बोलेंगे हम, स्नेहक के क्या कार्य हैं, स्नेहक के क्या कार्य हैं। एक दो नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो स्नेहक का काम क्या है, जो आप डेली लाइफ में देखते हैं आप उसी को इमेजिन करके लिख दीजिए। सबसे पहला काम क्या है, रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, जो घर्षण बल है इसको कम करना, ठीक है। दूसरा है एज कूलेंट टू एब्जॉर्ब हीट। अब देखिए जैसे मान लो ये मशीनें हैं, दो आपस में टकराएंगी, रगड़ खाएंगी, चिंगारी पैदा होगी, गर्मी पैदा होगी। तो ऐसे में अगर हम जो इसमें ल्यूब्रिकेंट या जो स्नेहक हम डाल रहे हैं, तो ये जो गर्मी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा ना, उस गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फिर आपकी हीट नहीं होगी, मशीनें गर्म नहीं होंगी। ऐसे में अगर आप लगातार आप घिसेंगे तो गर्म हो जाएगी। तो ये एज ए कूलेंट मतलब शीतलक होता है, कूलेंट को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी को बोलते हैं शीतलक। तो एक शीतलक की तरह काम करता है जो इस गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा एज कोरोजन प्रोटेक्शन, मतलब कि ये जंग से बचाता है, जंग से बचाता है, इसका काम क्या है, जंग से बचाना। ये तो हम लोग यूज करते ही हैं, हम जब भी आपका पेंट वगैरह कर देते हैं जहाँ पे हमें लगता है जंग हो रही है, तो पेंट में क्या है, ऑयल्स हैं आपके, तेल वगैरह मिले हुए हैं, तो ये भी एक तरह से ल्यूब्रिकेंट ही तो है। तो इस तरह से आपके जंग से बचा लेता है। फिर है आपका इंक्रीजिंग एनर्जी इफिशियंसी। इसका मतलब क्या है, इफिशियंसी मतलब देखिए जैसे आपने क्या किया कि ये मशीनें हैं, ये मशीन चल रही हैं, आप जिसको इतना एनर्जी दोगे, आपने मान लीजिए इसको कुछ एनर्जी दी, कुछ अमाउंट में आपने एनर्जी दी, उस एनर्जी से इस मशीन को काम करना चाहिए था। बट अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, ये दोनों मशीनें आपस में रगड़ खा रही हैं, जंग लग रही है इसमें, और ये आपकी हीट पैदा कर रही हैं। तो जो मशीन को अच्छे से काम करना चाहिए तो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। तो आप जो एनर्जी दे रहे हो ये तो लॉस हो रही है ना, आपकी एनर्जी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। तो आपकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, जो आपकी ऊर्जा दक्षता है कम हो जाएगी। एनर्जी इफिशियंसी मतलब होता है ऊर्जा दक्षता। तो अगर आप मतलब शीतलक का प्रयोग, आप ल्यूब्रिकेंट का प्रयोग नहीं करोगे तो आपकी ऊर्जा दक्षता कम हो जाएगी। वहीं पर अगर आप इसका शीतलक का प्रयोग करोगे, ल्यूब्रिकेंट का यूज करोगे, तो आपकी इफिशियंसी जो है बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि अब आप ये हीट में नहीं होगा, ये हीट नहीं होगा तो आपका प्रोडक्टिव ज़्यादा होगा, तो इससे हमारी एनर्जी की इफिशियंसी बढ़ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड ल्यूब्रिकेंट, मतलब आदर्श स्नेहक की विशेषताएं बताइए, आदर्श स्नेहक की विशेषताएं बताइए, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो आदर्श ईंधन क्या है, एक ऐसा है, आदर्श ईंधन नहीं, आदर्श स्नेहक, सॉरी। तो आदर्श स्नेहक क्या होगा, ऐसा स्नेहक जिसके अंदर सारी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हो एक स्नेहक की तरह, एक ल्यूब्रिकेंट की तरह बिहेव करने की। तो एक ल्यूब्रिकेंट कैसा होना चाहिए, पहला उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए और लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। हाई बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे आपका वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, वैसे ही आपका ल्यूब्रिकेंट, जैसे कोई ऑयल है, जैसे आप लेट्स सपोज इमेजिन कर लीजिए ग्रीस है या कोई आपको ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, पाम ऑयल है, और आपका सरसों का तेल है, जो भी है, ये जो तेल है इसका एक बॉइलिंग पॉइंट है, बहुत लंबा होना चाहिए, बहुत जल्दी बॉयल ना करे। बॉइलिंग का मतलब क्या है कि लिक्विड से वेपर बन जाएगा, ओके। और दूसरा इसका लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। अब आप लो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब बहुत जल्दी जमे ना, मतलब हाई बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है बहुत जल्दी वेपर ना हो, मतलब बहुत जल्दी वेपर ना बने इसकी, मतलब बहुत जल्दी गैस ना बने। और लो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि बहुत जल्दी जम ना जाए, बहुत जल्दी सॉलिड ना बन जाए। इसको समझिए कैसे, देखिए जैसे इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये हम इसमें अपना ल्यूब्रिकेंट इन दोनों मशीनों के बीच में डाल रहे हैं। अब मान लीजिए कि जब ये दोनों मशीनें आपस में टकराएंगी तो घर्षण पैदा होगा, घर्षण से क्या होगा, आपकी हीट पैदा होगी, हीट से गर्मी पैदा होगी। तो इस गर्मी से मान लेते हैं कि ये जो आपका इससे टेम्परेचर राइज होगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा, तो अगर उस टेम्परेचर पर इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, मान लीजिए इसका टेम्परेचर पहुंच गया आपका
मान लेते हैं उसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया रगड़ खाते खाते, ठीक है। और अगर आपका ये मूवी ऑयल 180 मतलब मैं मान के चल रहा हूँ, मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं बता रहा आपको, समझने के लिए कैलकुलेशन लीजिए। मान लीजिए इसका जो वैल्यू है आपका, मान लेते हैं वहाँ इसका 180 है इसका बॉइलिंग पॉइंट, वैसे तो इतना नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस केस में क्या होगा कि ये आपका वेपराइज हो जाएगा ना। मतलब आप देखिए इसको, कि जैसे आपने इसको डाला, जो हीट मिली, उस हीट से क्या हुआ कि उस हीट से क्या हुआ कि ये आपका जो ये मोबिल ऑयल है, जो आपको ऑयल ल्यूब्रिकेंट जो आप यूज़ कर रहे हो, ये आपका उड़ जाएगा, वेपराइज कर जाएगा, क्योंकि आपका बॉइलिंग पॉइंट तो जल्दी आ गया ना। तो इस केस में क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का मतलब क्या है कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा तो जल्दी से वेपर नहीं बनेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ये लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। कितनी भी गर्मी पैदा हो जाए, एक मैक्सिमम लिमिट तक गर्मी पैदा हो जाए, तो उस स्टेट में क्या होगा, मतलब एक बहुत लंबी टेम्परेचर तक, इसमें लिखा है ना, इन ऑर्डर टू स्टे लिक्विड विद इन ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि बहुत लंबी टेम्परेचर की रेंज तक ये लिक्विड बना रहे। अब जैसे इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, तो जितनी ज़्यादा भी गर्मी पैदा हो जाए, और ये आपका लिक्विड स्टेट बना रहेगा और अपना फंक्शन अच्छे से करता रहेगा। अदरवाइज अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तो ये वेपराइज हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा तो अब काम कर नहीं पाएगा जो इसका काम है स्नेहक का, जो लुब्रिकेंट का। इसीलिए दूसरा पॉइंट है लो फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट लो का मतलब है कि बहुत जल्दी जमे ना। अगर लो फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो बहुत जल्दी जमेगा नहीं। जैसे मान लीजिए वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस आने पे वाटर जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा। बट वहीं पे अगर क्या कहते हैं इसे, अगर मान लेते हैं कि कोई ऑयल है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट -10 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब क्या है कि -10 आते हैं पे वो ऑयल पूरी तरह जम जाएगा। उसके हम नीचे काम नहीं कर सकते मशीनों में। जिससे घर्षण तो ठंडी मशीनों में भी होगा। मतलब अगर कोई मशीन लो टेम्परेचर पे काम कर रही है तो फ्रिक्शन तो वहां भी होगा ना। अगर हमें उसे दूर करना है तो हमें लो टेम्परेचर के ल्यूब्रिकेंट का यूज करना पड़ेगा। लो टेम्परेचर के ल्यूब्रिकेंट का मतलब क्या है कि जब आप टेम्परेचर कम भी कर रहे हो तो वो जल्दी जम नहीं रहा, और आप जब टेम्परेचर जितना बढ़ा भी जा रहे हो तो वो वेपर नहीं बन रहा। आप समझ रहे हो, आपकी जो टेम्परेचर की जो रेंज है काफी वाइड है, ना ये बहुत जल्दी जम रहा है, ना ये बहुत जल्दी वेपर हो रहा है, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम ये आपका लिक्विड स्टेट में है। और जब तक ये लिक्विड स्टेट में है, ये आपका लुब्रिकेंट की तरह काम करता रहेगा। तो पहले पॉइंट का मतलब ये था कि आपका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए और फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए। दूसरा है पॉइंट है आपका हाई विस्कोसिटी इंडेक्स। इसका मतलब समझते हैं। विस्कोसिटी मतलब होता है श्यानता। इसको हिंदी में श्यानता बोलते हैं। इसको आप सिंपल एग्जांपल समझिए, जैसे आपसे मैं कहूँ कि पानी है, पानी को आप गिलास में फिल करेंगे, इसको गिराएंगे तो आसानी से गिर जाएगा, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी बहुत कम है, बहुत कम है। और वहीं पे अगर इस पानी की जगह से मान लेते हैं शहद होती, या फिर इस पानी की जगह से मान लेते हैं घी होता है या तेल होता, तो जितनी रफ्तार से आपका पानी गिरा है उतनी रफ्तार से आपका घी नहीं गिरेगा, या फिर तेल नहीं गिरेगा, या फिर शहद नहीं गिरेगी। क्यों नहीं ऐसा होगा, क्यों? क्योंकि इनकी श्यानता ज़्यादा है, इनकी श्यानता अधिक है या ज़्यादा है। तो विस्कोसिटी क्या होती है? तो विस्कोसिटी आपकी होती है कि प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग। मतलब कि अगर ये आसानी से, अगर ये फ्लो नहीं कर रहा है, गाढ़ा है काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी विस्कोसिटी हाई होगी। और वहीं पे अगर आपका लिक्विड बहुत पतला है, उसकी डेंसिटी बहुत कम है, तो उस केस में उसकी विस्कोसिटी कम होगी और वो बहुत जल्दी फ्लो कर जाएगा, मतलब बह जाएगा। तो आपका जो अच्छा ल्यूब्रिकेंट है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब वो गाढ़ा होना चाहिए, गाढ़ा हो और जल्दी बहुत जल्दी मूव ना कर जाए, एक जगह पे रुका रहे, स्टिक रहे, रुका रहे। इससे क्या होगा कि वो जल्दी मूव नहीं करेगा, तो बहुत लंबे समय तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, साइकिल में हम ग्रीस लगाते हैं तो लंबे समय तक टिकी रहती है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। वही सोचिए अगर हम कोई तेल डालते छोटा सा, मतलब बहुत मतलब जिस जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, पतला, बहुत लाइट ऑयल हो, बहुत लो डेंसिटी का ऑयल हो, तो उस केस में क्या होगा कि आपने अपनी साइकिल में डाला अपना ऑयल, देन चैन में, देन इसके बाद क्या हुआ कि वो सारा ऑयल नीचे गिर गया जमीन में, और आपकी साइकिल फिर से जंग लगना चालू हो गई। इस वजह से जो आपका जो लुब्रिकेंट है उसकी विस्कोसिटी अच्छी होनी चाहिए, हाई विस्कोसिटी होनी चाहिए। फिर आता है अगला टॉपिक आपका कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब वही हाई टेम्परेचर पे ये वेपर ना बना ले, और हाई टेम्परेचर वेपर ना बना ले और डिकम्पोज ना हो जाए। मतलब जैसे मान लीजिए आपका लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट भी किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, और ये सब बहुत सारे मिनरल वाले सबका मिक्सचर होता है।
तो इस केस में जब आप ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये डिकम्पोज ना हो जाए। डिकम्पोज मतलब टूट के अलग ना हो जाए किसी आप अपने सब पार्ट्स में, जो जिस फॉर्म में वो ल्यूब्रिकेंट है केमिकली उसी फॉर्म में रहे, वो चेंज ना हो हाई टेम्परेचर में, वो ल्यूब्रिकेंट की तरह बिहेव करता रहे। यही है थर्मल स्टेबिलिटी। अगला पॉइंट है कोरोजन प्रिवेंशन, मतलब कि जंग से बचा ले। तो जंग से तो बचा ही लेगा, अगर ये दो सरफेस हैं आपके, इनके बीच में अगर ये आएगा तो क्या होगा कि ये जंग से बचा लेगा। जैसे आप देखिए साइकिल की बीयरिंग होती है, बीयरिंग, इसको देखिए इस डायग्राम को, बीयरिंग, ये छल्ले होते हैं गोल गोल जो साइकिल में चैन चलाते हैं घूमती है। तो जब ये टकराती है आपस में तो क्या होगा, ये घर्षण पैदा करती है। तो क्या होता है, ये जो सरफेस है हरा हरा देख रहे हैं ना आप, ये डैमेज कर देता है। क्या कर देता है, डैमेज कर देता है इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में अगर आपने ग्रीस लगा दी यहाँ पे, जो कि दुकान वाले लगाते हैं ग्रीस, तो उस केस में क्या होगा कि आपस में फिर टकराएंगे नहीं और आप बहुत स्मूथली काम करते रहेंगे। स्मूथली काम करते रहेंगे तो आपका मशीन भी काम करती रहेगी। फिर अगला पॉइंट है ए हाई रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध करता है ऑक्सीडेशन का। देखिए मशीन में क्या है कि आपके जो ये आपके ल्यूब्रिकेंट्स हैं, स्नेहक हैं, ये खुद आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कुछ कुछ रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन ना करें आसानी से। इसी वजह से ऐसा होना चाहिए ल्यूब्रिकेंट जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी ना हो। बहुत, इसको ये क्या शो कर रहा है, हाई रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, मतलब वो खुद ऑक्सीकृत होकर के, ऑक्सीडाइज होकर के कुछ और ना बना ले, तो वो जो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहे। तो मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ। एक गुड लुब्रिकेंट क्या होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो, जिससे वो ज़्यादा समय तक लिक्विड रह सके और हम उसको यूज़ कर पाएँ। उसकी विस्कोसिटी हाई होनी चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए, डेंसिटी हाई होनी चाहिए, थर्मल स्टेबिलिटी हाई होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हाई टेम्परेचर पे वो डिकम्पोज नहीं करेगा, और डिकम्पोज नहीं करेगा तो वो मेंटेन रहेगा और अपना फंक्शन अच्छे से करता रहेगा। कोरोजन प्रिवेंशन होना चाहिए, वो जंग से बचाए आपके मशीन्स को, जैसे जंग ना लगे। और आपका दूसरा हाई रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, मतलब कि खुद ऑक्सीडाइज ना हो, जिस स्टेट में वो है उसी स्टेट में आपका बना रहे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स। ल्यूब्रिकेंट्स कितने टाइप के होते हैं? ल्यूब्रिकेंट्स आपके 5 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड। अब यहाँ पे गैस भी ल्यूब्रिकेंट कुछ कुछ होते हैं, पर वो ज़्यादा हम लोग स्टडी नहीं करते क्योंकि उनका एप्लीकेशन बहुत कम है। ये मेजर आपके 5 हैं, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, सिंथेटिक और ब्लेंडेड ऑयल्स। ये 5 कैटेगरी हैं आपकी ल्यूब्रिकेंट्स की। इनमें एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सॉलिड ल्यूब्रिकेंट्स के एग्जाम्पल बताइए। सॉलिड ल्यूब्रिकेंट मतलब ठोस स्नेहक, कि ठोस स्नेहक के एग्जाम्पल बताइए, द्रव स्नेहक के एग्जाम्पल बताइए। ये आपका सेमी सॉलिड अर्ध ठोस होता है आपका। और आपका ये सिंथेटिक मतलब, आपका सिंथेटिक मतलब जो कृत्रिम, कृत्रिम स्नेहक, कृत्रिम स्नेहक। सिंथेटिक ल्यूब्रिकेंट माने कृत्रिम स्नेहक। ये कुछ कुछ हिंदी की टर्म्स मैंने लिख दी हैं आपके सामने। सॉलिड ल्यूब्रिकेंट का मतलब है ठोस स्नेहक। तो ठोस स्नेहक आप समझ रहे हैं कि ठोस अवस्था में होंगे। तो इनका यूज कहाँ पे हम करते हैं? मशीनों में करते हैं, सबका यूज मशीनों में ही होगा। तो इनका यूज मशीनों में वहां करते हैं जहाँ पे हमें हाई प्रेशर और हीट निकलता है। जहाँ पे आपका हाई प्रेशर निकलता है वहां पे हम इनका यूज करते हैं। हाई प्रेशर और हीट निकलता है वहां पे हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि आपका एयर कंप्रेशर में और लेथ मशीन्स में। तो ये आपकी मशीनों के कुछ टाइप्स हैं, एयर कंप्रेशर और मशीन्स, वहां पे हम इनका यूज करते हैं। सॉलिड सॉलिड ल्यूब्रिकेंट से आपके एग्जांपल कौन कौन से हैं? ग्रेफाइट, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेफाइट आपने देखा होगा, जो आप पेंसिल में यूज करते हैं वो आपको ग्रेफाइट से बनी हुई है। ग्रेफाइट पाउडर्ड फॉर्म में होता है आपके, क्योंकि ठोस होता है पाउडर्ड होता है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं जहाँ पे हाई प्रेशर हो। और और आपका, जैसे आपको पाउडर वाले स्नेहक का एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्या होता है कि आपने बचपन में कैरम बोर्ड खेला होगा। तो जैसे आपने बचपन में कैरम बोर्ड खेला होगा ऐसे, तो कैरम बोर्ड में एक स्ट्राइकर होता है। उससे हम क्या करते हैं, इस लकड़ी के बोर्ड में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्राइकर बोलते हैं इसको, जिससे हम लोग इनमें गोटियां, जो गोटियां होती हैं उनको मारते हैं और वो अपने किसी खाने में चली जाती हैं कॉर्नर्स में। तो फिर हम वो गेम जीत जाता है, ऐसा रूल्स आपको पता है। तो जब भी आप देखेंगे, तो अगर आपका जो लकड़ी का जो सरफेस है, बोर्ड है, अगर बहुत चिकना नहीं होगा, तो आपका जो स्ट्राइकर है, स्ट्राइकर इसको हम लोग बोलते हैं, स्ट्राइकर है जो टकराता है, ये बहुत ज्यादा फ्रिक्शन फेस करता है, फ्रिक्शन फील करता है। आपको फील होगा जब अपनी उंगली से चलाएंगे, इसको मूव कराएंगे, तो फ्रिक्शन फील करेगा। इससे क्या होता है कि हम फिर, एक पाउडर आता है कैरम बोर्ड का पाउडर,
आता है मार्केट में, कैरम बोर्ड पाउडर, कैरम बोर्ड पाउडर। तो हम जो पाउडर को उसमें छिड़क देते हैं, कुछ जो सॉलिड होता है आपका पाउडर, तो वो क्या करता है कि बहुत स्पीड बढ़ा देता है आपके स्ट्राइकर की। स्पीड क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गया। तो इसी तरह से ये भी एक तरह से ल्यूब्रिकेशन ही है, ये सॉलिड ल्यूब्रिकेंट का एग्जांपल है आपका पाउडर। ओके। तो आपका जैसे ग्रेफाइट हो गया, बोरॉन नाइट्राइड हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, टैल्क मतलब पाउडर जो हम लोग यूज करते हैं, पाउडर, पाउडर और सोप स्टोन। तो ये आपकी जो तीन चार कैटेगरीज हैं, ये आपके सॉलिड सॉलिड ल्यूब्रिकेंट्स के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। ओके। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं लिक्विड ल्यूब्रिकेंट्स के बारे में, द्रव स्नेहक। तो सबसे ज्यादा कैटेगरी इसी की यूज होती है, द्रव स्नेहक की। इसमें आप जनरली मशीनों में यूज होता है, सिलाई मशीन, साइकिल, मूवी ऑयल, बहुत जगहों पे होता है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। तो इसके एग्जाम्पल आप क्या, वेजिटेबल ऑयल्स मतलब जो हम खाते हैं, ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, पाम ऑयल, सारे एग्जाम्पल हैं। जानवरों से निकलने वाले तेल, टैलो ऑयल, लार्ड ऑयल, ये आप सर्च कर लीजिएगा, हिंदी में आपको मिल जाएगा। फिर मिनरल ऑयल, वही आपका मोबी ऑयल वगैरह जो यूज करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये सब जो वाइड कैटेगरी ऑफ लिक्विड्स की है, ये आपके लिक्विड ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं। फिर आपकी तीसरी कैटेगरी आती है सेमी सॉलिड ल्यूब्रिकेंट्स। कौन सी कैटेगरी? सेमी सॉलिड ल्यूब्रिकेंट। मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके। हम्म तीसरी कैटेगरी आती है आपकी सेमी सॉलिड ल्यूब्रिकेंट्स। तो सेमी सॉलिड में क्या है कि ये मोस्टली आपकी ग्रीस ही आती है। सेमी सॉलिड देखते हैं जब ग्रीस होती है, क्रीम की तरह होती है, क्रीम टाइप की। मतलब वो सॉलिड भी होती है और लिक्विड भी होती है, मिक्स होता है दोनों का। तो जो आपकी ग्रीस होती है, ग्रीस की टाइप्स हैं कुछ, कप ग्रीस, एक्सेल ग्रीस, बस आपके नाम जान लीजिए, ज़्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे। जो ग्रीस होती है वो आपकी अर्ध ठोस ल्यूब्रिकेंट या अर्ध ठोस स्नेहक का कैटेगरी है। फिर चौथी कैटेगरी है आपकी सिंथेटिक ल्यूब्रिकेंट। सिंथेटिक मतलब कृत्रिम ल्यूब्रिकेंट, कृत्रिम स्नेहक। तो ऐसे स्नेहक जिनको हम खुद बना रहे हैं, जैसे आपको ग्रेफाइट नेचर से मिल जाता है, ये ऑयल वगैरह आपको पेड़ पौधों से मिल जाते हैं, जानवरों से मिल जाते हैं। तो अभी तक हमने खुद से कुछ नहीं बनाया, हमने खाली इनको प्रोसेस किया है। सिंथेटिक में क्या होता है, हम लोग केमिकली खुद से बनाते हैं लैब में। वो स्नेहक जिनको हम लैब में बना रहे हैं आर्टिफिशियली और केमिकली, वो आपके सिंथेटिक लुब्रिकेंट कहलाएंगे। जैसे आपका पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीग्लाइकॉल्स, ऑर्गेनिक एमीन, सिलिकॉन्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं। इनको हम लैब में बनाते हैं, और ये आपका डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की मशीन्स में, प्रोसेस में, इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है? एज ए स्नेहक की तरह से, हम जैसे बाकी स्नेहक का इस्तेमाल होता है वैसे इनका भी होता है। हम लोग लेकिन इनको बस डिफरेंस है, ये बाकी सब नेचर से मिलते हैं ये, और इनको हम लोग लैब में बनाते हैं। इसी की सिंथेटिक लुब्रिकेंट की कैटेगरी है कटिंग फ्लूइड। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्तन द्रव। क्या बोलते हैं इसको? कर्तन द्रव। कर्तन द्रव, कर्तन द्रव बोलते हैं इसको, कर्तन द्रव, कटिंग फ्लूइड। जैसे आपने देखा होगा जो आरा मशीन होती है, आरा मशीन जो कट करती है, आरा मशीन, कटर, ऐसे 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 कटर, जो इस तरह हम इसमें चलाते हैं, ऐसे गोल घुमाते हैं, कट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप देखेंगे जो कोई आदमी कट कर रहा होता है, लकड़ी काट रहा है, कुछ मशीन काट रहा है, तो उस केस में वो एक लिक्विड डालते जाते हैं। उस केस में वो एक लिक्विड की धारा इसमें छोड़ते जाते हैं। उससे क्या होता है कि चिंगारी नहीं पैदा होती, चिंगारी पैदा होती भी है तो जो गर्मी है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो कटिंग फ्लूइड में बेसिकली क्या होता है, वाटर होता है विद सोप और अल्कलाइन मिक्सचर होता है। तो वाटर का काम क्या है? वाटर का काम यह है कि जितनी भी हीट निकल रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेना। क्योंकि जब काटेंगे चिंगारी पैदा होगी, चिंगारी पैदा ना हो, जो गर्मी पैदा हो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब आपका सोप और अल्कलाइन का मिक्सचर है, तो वो क्या करता है, उसका काम ये होता है कि आपको थोड़ा स्मूथनेस प्रदान करना है, स्मूथ स्मूथ बनाना, सरफेस को स्मूथ बना देना, जिससे कि आसानी से कट जाए। जैसे कोई आरा मशीन आपने काटते हुए, लोहे को काटते हुए देखा होगा, चिंगारी पैदा होती है, तो एक लिक्विड डालने चालू कर देते हैं वो, जिससे वो चिंगारी खत्म हो जाती है। तो वो क्या करते हैं कि वो एक ऐसा लिक्विड होता है जो जिसमें वाटर होता है और कुछ कुछ सोप और एल्कलाइन मिक्सचर होता है। एल्कलाइन मतलब क्षारीय मिक्सचर होता है वो। तो उसमें क्या होता है कि ये जो वाटर का काम है, इसका हीट को एब्जॉर्व कर लेना, ठंडा कर देगा, वो गर्मी पैदा नहीं होगी ज़्यादा, ज़्यादा चिंगारी कम पैदा होगी। और ये बाकी आपका जो सोप और अल्कलाइन मिक्सचर है, ये आपको स्मूथ कर देगा सरफेस को। ओके। पांचवी कैटेगरी है आपकी ब्लेंडेड ऑयल्स। तो ब्लेंडेड ऑयल्स क्या होते हैं? मिक्स ऑफ टू एंड मोर ऑयल। जैसे रिफाइंड ऑयल हो गया, मतलब जब भी आप दो या तीन तेलों को मिलाएंगे तो आपको ब्लेंड कर देगा, ब्लेंडेड ऑयल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, जब हम दो या तीन तेलों को मिला रहे हैं, जैसे रिफाइंड ऑयल हो गया, या और भी कोई ऑयल अगर मिक्स करते हैं, तो उसमें हम इसको रिफाइंड, इसको हम ब्लेंड ऑयल बोलेंगे। आई होप आपको पांचों कैटेगरी समझ में आ गई होगी। सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, सिंथेटिक और ब्लेंडेड। ठोस, द्रव, अर्ध ठोस और कृत्रिम,
और ब्लेंडेड को मिश्रित हम तेल बोल सकते हैं, मिश्रित लुब्रिकेंट, मिश्रित स्नेहक। अगली कैटेगरी है हमारी, अगली कैटेगरी है, अगले हमारा कैटेगरी मतलब अगला हमारा टॉपिक है ल्यूब्रिकेशन की मैकेनिज्म को समझना। मतलब कि ल्यूब्रिकेशन की कार्यविधि क्या है, स्नेहक की कार्यविधि, स्नेहक की कार्यविधि, स्नेहक काम कैसे करता है। तो आप खुद समझिए स्नेहक का काम है क्या। स्नेहक का काम यह है कि दो आपकी सरफेस हैं, ये दो सरफेस हैं, ये आपस में रगड़ते, ये आपस में रगड़ खाते, तो इससे क्या होता है, यहाँ पे हीट पैदा होती, एनर्जी लॉस होती, ढेर सारी नॉइस पैदा होती, शोर शराबा होता, और दिक्कतें पैदा होती, डैमेज करता है मशीन को। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा। तो स्नेहक का काम क्या है कि इस जो खाली जगह है बीच में, यहाँ पे हम इसको फिल कर देते हैं स्नेहक को ऐसे। तब ये क्या करता है, आपस में इनका कांटेक्ट खत्म हो जाता है, इनके बीच में आ जाता है, इनके बीच में आ जाता है। जब ये बीच में आ जाएगा तो ये आपस में अभी इनके कांटेक्ट खत्म हो गया, अभी स्मूथ हो जाएगा, ये स्मूथ हो जाएगा। अब आपकी हीट लॉस भी नहीं होगी, एनर्जी लॉस भी नहीं होगी, नॉइस भी नहीं होगी, और मशीन भी डैमेज नहीं होगी। जबकि इसका उल्टा होगा, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। तो ये बेसिक क्रियाविधि है, बेसिक प्रोसेस है कैसे आपका स्नेहक काम करता है। अब इसके कुछ नाम हैं। जैसे पहली कैटेगरी है आपकी, कि पहली कैटेगरी है आपकी हाइड्रोलिक ल्यूब्रिकेशन, सॉरी हाइड्रोडायनामिक ल्यूब्रिकेशन। तो हाइड्रोडायनामिक को मैं हाइड्रोडायनामिक ही बोलूंगा, आप इसे हिंदी में हाइड्रोडायनामिक ही लिख लीजिएगा ऐसे, हाइड्रोडायनामिक स्नेहक, हाइड्रोडायनामिक स्नेहक क्रियाविधि, स्नेहन बोल सकते हैं इसको, स्नेहक ल्यूब्रिकेशन मतलब स्नेह मतलब ल्यूब्रिकेंट की प्रोसेस। जैसे आपके सामने डायग्राम है, अब इस डायग्राम को देखिए। आप इस डायग्राम को यहाँ देखिए कि ये आपके सामने डायग्राम है, ये आपकी बॉल है, ओके, ये आपका सरफेस है। तो ये जो ये आपकी बॉल है और ये रोलिंग सरफेस, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा। अगर ये ऑयल बीच में नहीं होगा तो यहाँ क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, समझे। लेकिन यहाँ बीच में ऑयल है, ये जो आपका पोर्शन है, ये जो आपका ये येलो येलो जो पोर्शन है, ये जो येलो येलो पोर्शन है, ये आपका ये क्या है, ये आपका ऑयल है यहाँ पे आ गया। तो इस ऑयल के आने से क्या हो रहा है कि ये आपके जो दो सरफेस हैं, ये ऑयल के आने से क्या हो रहा है, आपकी जो दो सरफेस है, ओके ओके। तो ये ऑयल के आने से क्या हो रहा है, जो आपकी ये जो ऑयल के आने से इन दोनों के बीच में जो ऑयल आ गया, इससे क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन जो है खत्म हो गया है। फ्रिक्शन खत्म हो गया तो इससे स्मूथनेस आ गई है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो आपका जो ये एक लेयर बना दिया है इसने, ऑयल ने एक लेयर कर दी बना दी है, उस लेयर ने क्या किया, इन दो सरफेसों को सेपरेट कर दिया है, फ्रिक्शन को दूर कर दिया है, और प्रिवेंटिंग वियर एंड टीयर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन में क्या होता है कि एक लेयर बन जाती है, थिक लेयर ऑफ ऑयल इन दो सरफेसों के बीच में, और जो क्या करती है कि इनको आपस में टच करने से रोक देती है, और फ्रिक्शन को कम कर देती है, और हमारी मशीन्स की लाइफ को बढ़ा देती है सिंपली। दूसरा टाइप है बाउंड्री लुब्रिकेशन। दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। बाउंड्री में क्या होगा कि एक मेटल की बाउंड्री ये है, दूसरी मेटल की बाउंड्री ये है, इसके बीच में यहाँ पे गैप है। अगर ये आपकी बाउंड्री में क्या होगा, दो बाउंड्री बन गई, उनके बीच में एक फिल्म लग जाएगी, मतलब उनके बीच में हम उसको ल्यूब्रिकेंट को फिल कर देंगे, ल्यूब्रिकेंट की फिल्म बना देंगे। फिल्म मतलब होता है परत, हम ल्यूब्रिकेंट की एक परत बना देंगे। उस परत से क्या होगा कि दोनों आपस में एक दूसरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे। जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, इसका मतलब क्या, बाउंड्री lubrication is a lubrication method that occurs when a thin film of lubricant prevents direct contact between two solid surface। मतलब बाउंड्री lubrication में क्या होता है कि एक पतली सी लेयर बन जाती है, थिन फिल्म, इन दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में, जिससे वो आपस में नहीं आ पाते, कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाते। और फिर आप कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे तो फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो डैमेज नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा तो एनर्जी लॉस भी नहीं होगा, तो सब काम बढ़िया से हो जाएगा।
तो एक होता थिन फिल्म, एक होता थिक फिल्म। तो थिन और थिक में डिफरेंस केवल थिकनेस का ही है। जैसे थिक के केस में वो क्या होता है कि जब आप 100 एंगस्ट्रॉम की आप परत बना दोगे, जैसे बीच में आप देख रहे हो इस डायग्राम में, ये जो आपकी जो परत की जो आपकी ये चौड़ाई है, ये 100 एंगस्ट्रॉम है। तो ये आपका थिक में आ जाएगा, थिक लेयर। वहीं पे अगर आप उसको लो कर दो, मतलब 10-20 एंगस्ट्रॉम कर दोगे, तो ये आपका थिन लेयर हो जाएगा। जैसे आपका वेजिटेबल ऑयल है, एनिमल ऑयल है, ग्रेफाइट वगैरह, ये सारे के सारे आपके थिन फिल्म बनाते हैं, पतली लेयर बनाते हैं। वहीं जो आपका ग्रीस है, ये आपका थिक फिल्म बनाता है, मोटी परत बनाता है ग्रीस। तो जैसी जरूरत होगी हम मशीनों की, हम वैसा लुब्रिकेंट इस्तेमाल करेंगे, थिक फिल्म या थिन फिल्म। तो बेसिक पर्पस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, आपके दो सरफेस हैं, उनके बीच में ल्यूब्रिकेंट को आके बीच में आ जाना है, दैट्स इट। जिससे कि फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन ना हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ल्यूब्रिकेंट। स्नेहक की भौतिक विशेषताएं। स्नेहक की भौतिक विशेषताएं बताइए, ये आ सकता है, स्नेहक की भौतिक विशेषताएं बताइए। तो भौतिक विशेषताओं में क्या आता है, एक है आपका पहला पॉइंट है विस्कोसिटी, मतलब श्यानता। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। विस्कोसिटी क्या होती है, रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड टू फ्लो। जैसे शहद है, आसानी से फ्लो नहीं करेगा, पानी आपका फ्लो कर जाएगा। तो शहद की विस्कोसिटी ज्यादा है, शहद की श्यानता ज्यादा है पानी से, वाटर से। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए लिक्विड टू फ्लो, तो हमारा जो ल्यूब्रिकेंट होना चाहिए, उसकी जो श्यानता होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। फिर विस्कोसिटी इंडेक्स है, श्यानता सूचकांक। श्यानता सूचकांक या श्यानता मात्रा किसको बोल सकते हैं। तो ये काम क्या करेगा, जितनी भी आपकी विस्कोसिटी है उसको मीजर करके बताएगा। तो ये क्या बता रहा है, द विस्कोसिटी इंडेक्स ऑफ ए ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल इज ए यूनिट लेस नंबर, ये इसका कोई यूनिट नहीं होता, दैट मेजर हाउ मच ऑयल विस्कोसिटी चेंज विद टेम्परेचर। जैसे देखिए हम लोगों ने क्या किया है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जो स्नेहक है, जैसे स्नेहक को मशीनों के बीच में लगाते हैं, ऐसे ऐसे हम लोगों ने देखा है। तो जब ये फ्रिक्शन, घर्षण पैदा करेंगे तो गर्मी पैदा करेंगे, तो टेम्परेचर राइज करेगा कि नहीं करेगा। जो आपका टेम्परेचर है वो आपका राइज करेगा, बढ़ेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ने से क्या है कि विस्कोसिटी चेंज होती है। जैसे मान लीजिए आपके घी गाढ़ा है अभी, जब कम टेम्परेचर है, जैसे जैसे आप क्या करेंगे, घी को गर्म करेंगे तो घी पिघलता जाएगा, तो वो पानी की तरह पतला हो जाएगा। तो मतलब उसकी विस्कोसिटी कम हो गई। वहीं पे अगर आपका घी है, उसको आप ठंडा करोगे, कूल करोगे, तो गाढ़ा हो जाएगा, तो जल्दी फ्लो नहीं करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो घी की विस्कोसिटी चेंज हो रही है। उसी तरह से घी भी एक ऑयल ही तो है, इस तरह से स्नेहक ही तो है, घी भी तो एक स्नेहक ही है। वैसे ही स्नेहक का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें उसकी विस्कोसिटी में चेंज आता है। तो किस कौन से स्नेहक में टेम्परेचर चेंज करने पर कितना चेंज आएगा, ये डिसाइड करेगा कौन, विस्कोसिटी इंडेक्स। ज्यादा टेम्परेचर चेंज करेंगे ज्यादा चेंज आएगा, कम टेम्परेचर चेंज करेंगे कम चेंज आएगा। ये डिपेंड करेगा प्योरली उस ल्यूब्रिकेंट पर, उस स्नेहक पर कि कैसा है वो। तो हाई विस्कोसिटी इंडेक्स का मतलब है कि ऑयल की जैसे ए हायर विस्कोसिटी इंडेक्स मींस द ऑयल्स विस्कोसिटी इज मोर स्टेबल अक्रॉस ए रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, अक्रॉस ए रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी आपका कोई स्नेहक है, कोई लुब्रिकेंट है, उसकी हाई विस्कोसिटी इंडेक्स है। हाई विस्कोसिटी इंडेक्स का मतलब है कि वो बहुत लंबे समय तक आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, वो स्टेबल रहेगा, उसकी विस्कोसिटी बहुत जल्दी कम नहीं होगी। जल्दी कम नहीं होगी तो उसे लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, लंबे टेम्परेचर तक उसे यूज कर सकते हैं। अदरवाइज उसकी विस्कोसिटी इंडेक्स अगर लो होता, हाई की जगह मैं अगर लो कर लिख दूं, तो लो के केस में फिर हम इसको बहुत लंबे समय तक यूज नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबे टेम्परेचर तक हम इसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल मिनरल ऑयल हैज ए विस्कोसिटी इंडेक्स बिटवीन 95 टू 100। ये जस्ट एक आपके एग्जांपल के लिए है कि आपका जो मिनरल ऑयल होता है, जो मिनरल ऑयल होता है उसका विस्कोसिटी इंडेक्स या श्यानता सूचकांक आपको 95 से 100 के बीच में होता है। ओके। अब अगला आपका पॉइंट है, तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी ऑयलीनेस। ऑयलीनेस मतलब आपकी चिकनाहट, इसको समझ सकते हैं, चिकनाहट। तो ऑयलीनेस क्या है, एबिलिटी ऑफ ए ल्यूब्रिकेंट टू स्टे इन अ प्लेस बिटवीन द बियरिंग सरफेस। मतलब कि इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आपकी चेन है, ये आपकी चेन है, ऐसे साइकिल की चेन है, इसमें आपने ऊपर से
इसमें आपने ऊपर से ल्यूब्रिकेंट गिराया, ल्यूब्रिकेंट आपका थोड़ी देर के लिए चैन में रहा और फिर नीचे सड़क में, जिस सड़क में आप चल रहे हैं, गिर गया नीचे। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आपका जो ल्यूब्रिकेंट है, जो आपका स्नेहक है, वो आपका चेन में बहुत लंबे समय तक नहीं रुक पा रहा है। वहीं पे आपने क्या किया, आपने इसमें ग्रीस लगाई, तेल ना लगा करके आपने इसमें ग्रीस लगा दी। इस ल्यूब्रिकेंट में आपने क्या किया, आपने इसमें ग्रीस लगा दी। ओके, तो ग्रीस जहां जहां जगह है वहां फेल हो जाएगी। तो ग्रीस क्या होगी लंबे समय तक, क्योंकि वो सॉलिड है, तो वो लंबे समय तक टिकी रहेगी उस जगह पे। तो द एबिलिटी ऑफ ए ल्यूब्रिकेंट टू स्टे इन अ प्लेस बिटवीन द बियरिंग सरफेस, इसी को हम ऑयलीनेस बोलेंगे, चिकनाहट बोलेंगे। कि कोई ऐसा जो हमारा ल्यूब्रिकेंट स्नेहक है, वो जितने समय तक आपका दो सरफेस के बीच चिपका रहेगा, मतलब गिरेगा नहीं, अपनी जगह से हटेगा नहीं, फ्रिक्शनली काम करता रहेगा, वो उसकी ऑयलीनेस होगी। इससे कोई मीजर नहीं होता है, इसको बस हम लोग देख लेते हैं कौन ज्यादा ऑयली है कौन कम ऑयली है, इस बेसिस पे हम बता देते हैं। अगला पॉइंट है हमारा क्लाउड पॉइंट है। क्लाउड पॉइंट को इसको हिंदी में बोलते हैं आपका मेघ बिंदु बोलते हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद इसको मेघ बिंदु बोलते हैं। हाँ, मेघ बिंदु, मेघ बिंदु। और पोर पॉइंट को आपका कुछ और बोलते हैं, तरल बिंदु, ऐसे ही कुछ बोलते हैं। सॉरी, मुझे हिंदी का याद नहीं आ रहा, आप इसे देख लीजिएगा एक बार सर्च करके। तो क्लाउड पॉइंट को हिंदी में मेघ बिंदु बोलते हैं। इसके नाम से ही क्लियर है, देखिए कि क्लाउड माने होता है बादल, मतलब मेघ। जैसे आपका क्या है कि ये आपका, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में एक लिक्विड भरा हुआ है, हम लोगों ने ल्यूब्रिकेंट भरा हुआ है। इस ल्यूब्रिकेंट को जो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा कि जमना चालू होगा, सॉलिडिफाई होना चालू होगा, सॉलिड बनेगा। जब सॉलिड बनेगा तो हल्का इसमें कुछ जैसे हल्का हल्का देख रहे हैं ना, जैसे ये लिक्विड है, ये आपका कुछ जमता जा रहा है, कुछ इसमें वैक्स जैसा कुछ आ जा रहा है, कुछ बादल जैसा सफेद सफेदी इसमें आ जा रही है। जैसे घी वगैरह में आप देखते हैं घी जम जाता है आपका, वैसे ही समझ लीजिए। जैसे घी को ही अगर हम लोग ठंडा करेंगे तो एक टाइम का तो हल्का हल्का उसमें कुछ सफेद सफेद आने लग जाएगा, जमने से लग जाएगा। तो ये वही है क्लाउड पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच ल्यूब्रिकेंट बिकम्स क्लाउडी और वैक्सी व्हेन कूल्ड। कूल्ड का मतलब इस बार हम टेम्परेचर, इस बार हम अपने ल्यूब्रिकेंट को गर्म नहीं कर रहे हैं, हम अपने ल्यूब्रिकेंट को ठंडा कर रहे हैं। जब ठंडा करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसमें, जैसे मान लेते हैं सपोज आपका ये आपका लिक्विड है, ठीक है, ये आपका लिक्विड है, ल्यूब्रिकेंट है। इस ल्यूब्रिकेंट में क्या है, ये आपके 25 डिग्री सेल्सियस पे मान लेते हैं, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा है। धीरे धीरे क्या किया आपने, इसका टेम्परेचर कम किया, और जब जैसे आप 15 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे या 10 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे, या मैं कहता हूँ 5 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे, एग्जाम्पल के लिए 5 ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है। आपने मान लीजिए इसको 5 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे, इमेजिन करिए। तो ये क्या हुआ कि आपका ये इसमें हल्का हल्का ये जमना चालू हो गया, ये पूरी तरह, ये तो पूरी तरह जम गया है, पर मान लीजिए कि हल्का हल्का सा जमना चालू हो गया, हल्का हल्का इसमें वैक्स दिखना चालू हो गया ठंडा होने पे। तो उसी पॉइंट को हम बोलेंगे क्लाउड पॉइंट। जिस पॉइंट पर हमें क्लाउड दिखना शुरू हो गया, जिस पॉइंट पर हमें वैक्स दिखना शुरू हो गया, जिस पॉइंट पर जमना शुरू हो गया, अभी पूरी तरह जमा नहीं है, जमना शुरू हो गया है, हम उसी पॉइंट को ले लेंगे क्लाउड पॉइंट। ओके, समझ में आ गया आपको। वह टेम्परेचर जिस पर जब हम ठंडा करेंगे लुब्रिकेंट को, स्नेक को, तो वो हल्का सा जमना शुरू हो जाए, उसमें हल्का हल्का सफेदी आना चालू हो जाए, क्लाउड बनना शुरू हो जाए, वैक्सीनेस आना चालू हो जाए, ओके, गाढ़ा होना शुरू हो जाए, उसको बोलेंगे हम क्लाउड पॉइंट। अगला होता है पोर पॉइंट। पोर पॉइंट को आप हिंदी में सर्च कर दीजिएगा एक बार, क्या बोलते हैं, शायद इसको तरल बिंदु बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से। तो पोर पॉइंट में क्या होता है, तो पोर पॉइंट एक टेम्परेचर है एट विच ल्यूब्रिकेंट जस्ट सीजेस टू फ्लो व्हेन कूल्ड। इस लाइन का मतलब समझिए, सीजेस टू द टेम्परेचर, वह तापमान जिस पर कोई ल्यूब्रिकेंट सीजेस टू फ्लो, ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सीजेस टू फ्लो व्हेन कूल्ड, सीज माने रुक जाते हैं, मतलब एक तरह से जम जाए। तो वह टेम्परेचर जब आपका जम जाए, मतलब वह टेम्परेचर जब आपका जो ल्यूब्रिकेंट है जम जाए, मतलब पोर मतलब होता है गिराना। जैसे हम लोग वाटर को पोर करेंगे, तो आपके हमारे पास गिलास है, इस गिलास में पानी है, तो मैं कहूँगा वाटर को पोर कर दो, मतलब पानी को गिरा दो, तो पानी गिर जाएगा ना। तो वहीं पे अगर पानी जम गया होता है, जैसे आइसक्रीम बन गया होता, वाटर बर्फ बन गया होता, तो नहीं गिरता फिर ये। तो वैसे ही ये है पोर पॉइंट ऑफ ल्यूब्रिकेंट का मतलब है कि स्नेहक को आप कूल करते जा रहे हो, कूल करते जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी तरह जम जाएगा। जैसे अभी देखिए ये मोशन में है, और ये आपका बिल्कुल जमा हुआ है, फिर से आप देख लीजिए एक बार इसको, ये आपका मूव कर रहा है यहाँ पे, और ये आपका जम चुका है, सॉलिडिफाई हो चुका है, सॉलिड हो चुका है। तो वह टेम्परेचर जिस पे आपका लिक्विड बहना बंद कर दे, सीजिस टू फ्लो, मतलब आप इस टेस्ट ट्यूब को ऊपर नीचे कैसे भी करिए, मूव करिए, अभी आपका बाहर नहीं गिरेगा आपका ल्यूब्रिकेंट जो लिक्विड था पहले। तो वो टेम्परेचर जिस पे ल्यूब्रिकेंट जस्ट सीजिस टू फ्लो,
वो आपका होता है पोर पॉइंट है। ओके, तो अगला पॉइंट क्या है, लोअर क्लाउड पॉइंट एंड पोर पॉइंट इज प्रेफर्ड इन द लुब्रिकेंट। मतलब आपका जो अच्छा ईंधन होता है उसका आपका क्लाउड पॉइंट लो होना चाहिए और पोर पॉइंट भी लो होना चाहिए। पोर पॉइंट लो का मतलब क्या है कि बहुत जल्दी ना जम जाए ये और बहुत जल्दी जम ना जाए, क्योंकि वही दो बात, वही तो हम लोगों ने पढ़ा था ना आदर्श ईंधन की विशेषताएं में, कि बहुत लंबे टेम्परेचर तक काम करे। मतलब अगर टेम्परेचर हाई हो तो वेपर भी ना बने, और अगर टेम्परेचर कम हो तो बहुत जल्दी जम ना जाए। तो यही है ये पोर पॉइंट, इसी की बात कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जम ना जाए, तभी आपका स्नेहक अच्छा रहेगा। फिर आपका अगला पॉइंट आता है फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट। ये आप वीडियो किसी और की वीडियो है, यूट्यूब से मैंने इसमें लगाई है। आप इस वीडियो को इसमें चला नहीं सकता, कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। तो आप इसको यूट्यूब पे सर्च करिएगा, फ्लैश एंड फायर पॉइंट। अदरवाइज आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। अ, मैं आपको भेज दूंगा, उसको देख लीजिएगा। या फिर आप इस वीडियोस को भी जाके डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आप ये 5 मिनट का वीडियो है, इसको देख लीजिएगा। तो इसमें एक्सपेरिमेंटली समझाया है कि फ्लैश पॉइंट क्या, फायर पॉइंट क्या है। एक बारी मैं खुद से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्लैश पॉइंट फायर पॉइंट क्या है। तो फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट हम लोग ऑलरेडी फ्यूल वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। और डीजल पेट्रोल की कंपैरिजन आपने देखी थी, डीजल और पेट्रोल की कंपैरिजन। पेट्रोल आपका बहुत जल्दी बर्न कर गया था, डीजल आपका बर्न नहीं किया था। तो आपका जो फ्लैश पॉइंट होता है वो क्या होता है कि फ्लैश पॉइंट is the lowest temperature at which lubricant oil gives off enough vapor that ignites for a moment when a tiny flame is brought near it। समझिए, ये आपका मान लेते हैं कि इसमें मैंने आपका कुछ कुछ ल्यूब्रिकेंट आपका फिल कर दिया। ल्यूब्रिकेंट फिल करने के बाद क्या हुआ कि इसमें मैं माचिस की तीली यहाँ पे लेके आया हूँ। ये माचिस की तीली, ये माचिस की तीली मैं यहाँ लेके आया। ये मैंने यहाँ पे आपको ल्यूब्रिकेंट फिल कर दिया। अब होगा क्या कि धीरे 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 मैं इसका टेम्परेचर नीचे से रेस कर रहा हूँ। इसका टेम्परेचर नीचे से मैं रेस करता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ। ओके, टेम्परेचर रेस करने से क्या होगा, ये वेपर बनाना शुरू करेगा। ऐसे 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 वेपर, हल्की हल्की वेपर बनने लगेंगी। अब मैं इस माचिस की तीली को डायरेक्ट इसके पास सरफेस पे लेके नहीं आ रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ लेके नहीं आ रहा, मैं इसको इस वेपर के पास लेके जाऊंगा, थोड़ा सरफेस के आसपास। जब आप वीडियो देखेंगे आप समझ जाएंगे। इसके आसपास लेके आऊंगा तो हल्की सी इसमें रेडिश और येलो कलर की यहाँ पे आग सी फील होगी। यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे। तो इसका मतलब क्या है, फ्लैश पॉइंट वह टेम्परेचर है जिसमें आपका ल्यूब्रिकेंट वेपर तो दे, मतलब ये ढेर सारी वेपर तो दे, इनफ वेपर तो दे, और उससे क्या हो कि टिनी फ्लेम बने। टिनी फ्लेम व्हेन ब्रॉट नियर इट। मतलब कि अगर आप माचिस की तीली यहाँ पे लेके आओगे या आग की तीली लेके आओगे तो बहुत कम सेकंड के लिए, मतलब 2 से 3 सेकंड के लिए, बहुत मतलब बहुत 1 सेकंड से मत कहूंगा, बहुत कम टाइम के लिए हल्की सी आग जैसी लगे, हल्की सी लगे कि आग जलने वाली, पर आग जले ना। आप डिफरेंस समझ रहे हैं? फ्लैश पॉइंट का मतलब क्या है कि आग लगने से जस्ट पहले का पॉइंट, आग लगने से जस्ट पहले का पॉइंट। ओके, तो ये है। तो ये जैसे इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द ऑयल और कैन वेरी अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस। ये आपकी वैल्यू है कि जनरली जो आपके लुब्रिकेंट्स होते हैं उनका फ्लैश पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। फिर अगला है आपका फायर पॉइंट। फायर पॉइंट में क्या है, यह वह लोएस्ट टेम्परेचर है जिस पर वेपर ऑफ द लुब्रिकेंट बर्न्स कॉन्टिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड व्हेन ए टिनी फ्लेम ब्रिम्स नियर इट। मतलब कि देखिए, जो भी मैंने डायग्राम बनाया था उस डायग्राम में क्या था, ये आप यहाँ माचिस की तीली लेके आए थे और ये आपकी वेपर दे रहा था, ये आपका लुब्रिकेंट है। जब स्मार्ट सिटी लेके आप उसके पास आए हो तो ये बहुत थोड़े सेकंड के लिए हल्का सा बर्न हुआ है, ये आपका फ्लैश पॉइंट है। फायर पॉइंट के केस में क्या होगा कि ये मिनिमम 5 सेकंड तक जले। मतलब आप इसको यहाँ पे लाओ और कम से कम 5 सेकंड, मतलब ज्यादा भी हो सकता है, 5, 10, 15, 20, 5 सेकंड तक ये जलना चाहिए लगातार। अगर ये जल जाएगा तो फायर पॉइंट आएगा। तो आप खुद बताइए कि पहले फ्लैश पॉइंट आएगा पहले फायर पॉइंट आएगा। जैसे नीचे आप टेम्परेचर देखिए, सपोज इमेजिन करिए, फिर से समझिए। ये आपका ये वेसल है, इसमें आपने लुब्रिकेंट फिल कर दिया, ये ब्लू ब्लू। ओके, फिर आप ये माचिस की तीली लेके आए यहाँ पे और नीचे से आप टेम्परेचर राइज करते जा रहे हो। नीचे से आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर राइज करते जा रहे हो धीरे धीरे। ओके, तो क्या होगा कि पहले इसकी वेपर बनना शुरू होंगी, वेपर बनती जाएंगी, जनती जाएंगी, बनती जाएंगी। फिर आप माचिस की तीली लेके आओगे, टेम्परेचर ऐसा आएगा कि हल्की सी ब्लिंक सी आग की लगेगी। पूरी तरह से जलेगा नहीं, हल्की सी ब्लिंक सी आएगी, उसी को हम बोलेंगे फ्लैश पॉइंट। फिर उस फ्लैश पॉइंट के बाद क्या होगा कि वेपर बढ़ जाएंगी और ज्यादा आ जाएंगी।
फिर जब आप 5 से 3 लेके आओगे तुरंत आग पकड़ लेगा, और कम से कम 5 सेकंड तक तो जलेगा ही जलेगा, ज़्यादा भी जल सकता है, 10 15 20 सेकंड तक लगातार आग पकड़ लेगा बढ़िया तरीके से। और फिर आपका ये पूरा जो आपका ये ल्यूब्रिकेंट है जलना चालू हो जाएगा। वो केस होगा फायर पॉइंट। तो ये ऑब्वियसली बाद में आएगा, पहले फ्लैश पॉइंट आएगा, बाद में फायर पॉइंट आएगा। तो यही लिखा है, द फायर पॉइंट आर 5 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस हायर देन द फ्लैश पॉइंट। मान लेते हैं कि अगर मान लो आपका 200 डिग्री सेल्सियस आपका फ्लैश पॉइंट है, तो आपका 210 आपका मान लीजिए हो जाएगा फायर पॉइंट। ये आपका हो जाएगा फायर पॉइंट, ये हो जाएगा आपका फ्लैश पॉइंट। ये जस्ट एक रफ वैल्यू दे रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा यूट्यूब पे, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, वीडियो के साथ समझ में आ जाएगा। तो आप इसका वीडियो ग्राफिक्स आप देख सकते हैं इसको अच्छे से। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे क्लास में कॉन्टेक्ट करिए। फिर हमारा अगला टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स, मतलब कि रासायनिक विशेषताएं। वो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक विशेषताएं थी रासायनिक विशेषताएं। आपका 5 नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि स्नेहक की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं विस्तृत तरीके से बताइए। या फिर ये सारे जो पॉइंट हैं आपके, क्लाउड पॉइंट, पोर पॉइंट, विस्कोसिटी इंडेक्स, ये फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, एक एक दो दो नंबर की डेफिनेशन में भी आ सकते हैं। तो इनको अच्छे से तैयार करिएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में भी इसी बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटे छोटे पॉइंट भी आ सकते हैं कि कोक नंबर क्या है, इस तरह आ सकता है। तो कोक नंबर क्या है इसको देखिए पहले। कोक नंबर को हिंदी में बोलेंगे आपका कोक सूचकांक, कोक संख्या। तो कोक संख्या क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन रेसिड्यू इज नोन एज कोक नंबर। मतलब कि सीधी सी बात है, जो आपका ल्यूब्रिकेंट है उस ल्यूब्रिकेंट के अंदर कितने परसेंट कार्बन है, जितने परसेंट भी कार्बन होगा वो आपका कोक नंबर हो जाएगा। सिंपल सा बात है और कुछ भी नहीं। फिर अगला पॉइंट है आपका कितने परसेंट कार्बन है, तो आप कार्बन तो निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालेंगे कार्बन, आपको निकालना है तो जितना आपका परसेंट, जितना आपके ग्राम ऑफ कार्बन हो डिवाइडेड बाई टोटल आपने लुब्रिकेंट जो ले रखा हो उसको ले लीजिए और इंटू 100 कर दीजिए। तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगा, कितना आपके कोक में, कितना आपके लुब्रिकेंट में है। ओके। अगला है आपका टोटल एसिड नंबर 10। टोटल एसिड नंबर, तो टोटल एसिड नंबर आप समझ ही रहे हैं। टोटल एसिड नंबर क्या है कि आपका जो लुब्रिकेंट है, आपका जो लुब्रिकेंट है इसके अंदर कितना एसिड है, कितना एसिड है। लेकिन जनरली जब क्या होता है कि आपके ल्यूब्रिकेंट में एसिड प्रेजेंट होता है तो उसमें क्या है कि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। फ्रिक्शन ज़्यादा होने से क्या होगा कि मतलब अम्लीयता ज़्यादा होगी अगर आपके ल्यूब्रिकेंट में, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है कि एनर्जी लॉस होगा, हीट पैदा होगी। इस वजह से हमें उसको न्यूट्रलाइज करना रहता है। न्यूट्रलाइज मतलब उसको न्यूट्रलाइज करना रहता है। तो ये क्या होता है, टोटल एसिड नंबर क्या होता है, टोटल एसिड नंबर ऑफ ल्यूब्रिकेंट इज अ मीजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन द ऑयल। मतलब इस एसिड में, इस आपके ऑयल के अंदर कितना एसिड है ये मीजर करता है कौन, 10 मीजर करता है। 10 मतलब टोटल एसिड नंबर, ठीक है, 10। और ये क्या करता है, जैसे आपको पता चल जाएगा कि आपका 10 नंबर क्या है तो ये आपके ल्यूब्रिकेंट के बारे में बता देगा और इंजन के बारे में बता देगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके जो स्नेहा के जो ल्यूब्रिकेंट है उसमें अगर एसिड ज़्यादा है, अगर एसिड ज़्यादा होगा तो आपके इंजन को डैमेज पक्का करेगा। तो अच्छी क्वालिटी का लुब्रिकेंट यूज़ करना चाहिए जिसमें एसिड नंबर बहुत कम हो, वो एसिडिक ना हो। तो इसको मीज़र कैसे किया जाता है, इट इज़ मीजर्ड बाई अमाउंट ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज योर लुब्रिकेंट। मतलब सीधी सी बात है कि ये आपके इसके अंदर अगर एसिड है, इस एसिड को अगर आपको न्यूट्रलाइज करना है तो आपको उसमें बेस मिलाना पड़ेगा। तो बेस क्या है आपके पास, KOH है, ये आपका बेस है। जब आप इसके अंदर बेस मिलाएंगे तो कितने, कितनी, ये आपका यूनिट है, कितने मिलीग्राम आप KOH मिला रहे हैं प्रति 1 ग्राम ऑफ ल्यूब्रिकेंट में। इसको ऐसे समझिए सिंपल भाषा में कि आपने 1 ग्राम ल्यूब्रिकेंट लिया, उस ल्यूब्रिकेंट में कुछ कुछ उसमें एसिडिक नेचर था, एसिड प्रेजेंट था, उसमें आपने KOH मिलाया। कितने मिलीग्राम आपने KOH मिलाया, आपने उतना मिलीग्राम मैंने उसमें KOH मिलाया, सॉरी, जब तक कि वो न्यूट्रलाइज ना कर जाए। जैसे ही वो न्यूट्रलाइज कर जाएगा आप KOH मिलाना बंद कर देंगे। तो आपने जितने भी मिलीग्राम आपने KOH मिलाया होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आपका लेट्स सपोज मान लीजिए आपने आपने मान लिया, मैंने आप मान लिया आपने 15 मिलीग्राम आपने KOH मिलाया। ओके। तो आपका 10 वैल्यू हो जाएगी 15। समझ गए। जैसे मैंने कहा कि आपने 1 ग्राम लुब्रिकेंट लिया, आपने 1 ग्राम, इससे मैं आपको वैल्यू बोलूँ कि मैंने आपको 10 ग्राम लुब्रिकेंट लिया आपके पास,
उसमें मैंने जब मिलीग्राम निकाला, उसमें पता चला आपको कि आपको 70 मिलीग्राम आपने क्यूएच मिलाया। तो इसकी 10 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70/70 इक्वल टू 7। तो ये आपका हो जाएगा 7, 10 वैल्यू हो जाएगी, फिर 10 वैल्यू 7 हो जाएगी, 7 मिलीग्राम पर 1 ग्राम ऑफ ल्यूब्रिकेंट या आपका क्यूएच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है सेपोनिफिकेशन नंबर। ये आपकी लास्ट स्लाइड है, यहाँ पर लास्ट टॉपिक है सेपोनिफिकेशन नंबर। सेपोनिफिकेशन नंबर क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए क्या होता है कि जैसे आपका ऑयल होता है ना, ल्यूब्रिकेंट जो होता है, ये क्या करता है, दो तरह के ऑयल होते हैं, एक मिनरल ऑयल होता है, एक वेजिटेबल ऑयल होता है। तो वेजिटेबल ऑयल मतलब जो आपके जो खाने पीने के ऑयल है, वो पाम ऑयल वगैरह ये सब आपकी सोप से रिएक्शन करते हैं, झाग देते हैं, और ये मिनरल ऑयल आपके झाग नहीं देते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ कुछ जो फ्यूल होते हैं, ईंधन होते हैं, जो ल्यूब्रिकेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो झाग बहुत ज़्यादा देते हैं। झाग क्यों देते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेपोनिफिकेशन की प्रॉपर्टीज में होती है। ओके। और वही क्या कहते हैं, जो आपके मिनरल ऑयल होते हैं, डीजल पेट्रोल, ये झाग कम देते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ये वैल्यू नहीं होती। तो सेपोनिफिकेशन नंबर क्या है, सेपोनिफिकेशन नंबर ऑफ ए ल्यूब्रिकेंट इज द अमाउंट ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सेपोनिफाई द 1 ग्राम ऑफ ल्यूब्रिकेंट। मतलब कि आपका जो सेपोनिफिकेशन नंबर है, वो आपका अमाउंट ऑफ KOH, उतना KOH, उतने ग्राम आपका, उतने मिलीग्राम KOH है जो आपको 1 ग्राम ल्यूब्रिकेंट को सेपोनिफाई करने में यूज होता है। मतलब आपके पास 1 ग्राम लेट सपोज ल्यूब्रिकेंट है, इस ल्यूब्रिकेंट में जब आप KOH मिलाओगे तो क्या होगा, झाग देगा। जब ये झाग देगा तो आपका कितने आपने KOH मिलाया, कितने मिलीग्राम आपने KOH मिलाया कि झाग देने लगे। सब झाग नहीं देते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे आपका मिनरल ऑयल्स डू नॉट रिएक्ट विद KOH, ये झाग नहीं देते। वेजिटेबल ऑयल आपका झाग देते हैं। तो आप तो ये पता लगा सकते हो, पहली बात, अगर आपके सामने मैंने ल्यूब्रिकेंट रख दिया, तो अगर मैं कहूँ कि आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि ये मिनरल ऑयल है कि वेजिटेबल ऑयल है, तो आप उसमें KOH मिलाओगे। अगर उसमें झाग पैदा हो रहा है तो आपका वेजिटेबल ऑयल है, अगर झाग पैदा नहीं हो रहा तो मिनरल ऑयल है। ठीक है। और सीधी सी बात है, वेजिटेबल ऑयल में कितना हमें KOH मिलाना पड़ेगा, जितना हमें 1 ग्राम आपने लिया लुब्रिकेंट, उसमें आप KOH मिलाना शुरू करो। जितने मिलीग्राम आप KOH मिलाओ, जिससे कि उसमें अच्छी तरह से झाग आने लग जाए, वो आपका हो जाएगा सेपोनिफिकेशन नंबर। इसको हम मीजर करते हैं मिलीग्राम ऑफ KOH पर ग्राम ऑफ लुब्रिकेंट। जैसे हम लोगों ने बाकी के पॉइंट मेजर किए थे, वैसे ही जैसे हम लोगों ने बाकी के पॉइंट मेजर किए थे, टोटल एसिड नंबर, ये मिलीग्राम पर KOH में, वैसे इसको भी मिलीग्राम मिलीग्राम KOH पर ग्राम में यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक जो है ये खत्म होता है। इसमें आपकी इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कोक नंबर क्या है, टोटल एसिड नंबर क्या है, सेपोनिफिकेशन नंबर क्या है, और आपकी पूरी डेफिनेशन भी आ सकती है। तो इस तरह से हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इन पार्ट 3 वीडियोस से हमने आपका ये टॉपिक खत्म कर दिया है, द केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड ल्यूब्रिकेंट्स। आप लोग उसको देखिए, और कुछ डाउट आता है तो आप मुझसे पूछिए, क्लास में पूछिए, और इसको दो बार कम से कम वीडियोस को देखिए, तो आप समझ पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। धन्यवाद।